नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, सहआचार्य इतिहास, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम तृतीय वर्ष इतिहास के पेपर फर्स्ट में यूनिट 4 का जो टॉपिक है 1857 के विप्लव में राजस्थान की भूमिका, आज हम भाग 2 के अंतर्गत इसमें राजस्थान की किन किन क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ और वो प्रमुख घटनाएं क्या रही थी, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 1857 में राजस्थान की स्थिति क्या रही थी और उससे पहले हमने 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, इसके ऊपर विस्तार से प्रकाश डाला था। 1857 में राजस्थान की स्थिति के संबंध में, जैसा कि इस क्रांति के बारे में ऐसा कई बार कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय रियासत के शासकों ने अंग्रेज़ों की तरफ सहयोग रखा, जबकि छोटे जमींदारों और ठाकुरों ने क्रांतिकारियों का पूरा सहयोग दिया था। 1857 की क्रांति के समय राजपूताना का सबसे बड़ा अंग्रेजी हिमायती बीकानेर का शासक सरदार सिंह रहा, जबकि शाहपुरा के शासक ने बिल्कुल सहयोग नहीं किया था। इसी तरह से ये कहा जाता है कि 1857 की क्रांति अंग्रेज़ों के विरोध में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी, और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि सबसे लंबे समय तक 6 माह तक कोटा रियासत क्रांतिकारियों ने चंगुल में रखा था। समय तक कोटा रियासत के क्रांतिकारियों के चंगुल में रहा था। और इसके लिए एक बात और कही जाती है कि अजमेर क्षेत्र के क्रांतिकारी उस समय दिल्ली के बजाय वो अजमेर को घेर लेते 1857 में, तो शायद हिंदुस्तान लगभग 90 वर्ष पूर्व आज़ाद हो जाता। तो ये सारी चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन हम राजस्थान में क्या स्थिति इसकी रही है, जैसा हमने बताया कि बीकानेर के जो शासक थे सरदार सिंह, उन्होंने 1857 के विद्रोह में अपनी सेना लेकर वो राज्य से बाहर हिसार तक गए, और बदले में अंग्रेज़ों ने उन्हें उपहार स्वरूप 41 गांव या परगने उनको दिए थे। इसी तरह से राजा राम सिंह सेकंड ने भी अंग्रेज़ों की तन मन धन से सहायता की थी, और बदले में अंग्रेज़ों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली का परगना बख्शिश में दिया था। इसी तरह से राजा विनय सिंह या बन्ने सिंह ने अपनी सेना अंग्रेज़ों की सहायता के लिए बाहर भेजने का प्रयास किया, और भरतपुर में लगभग 11 जुलाई 1857 में क्रांतियों द्वारा इसका दमन कर दिया गया था। इसी तरह से भरतपुर के राजा जसवंत सिंह थे, राम सिंह जी सेकंड वो जयपुर के थे, बीकानेर के सरदार सिंह जी थे, करौली के राजा मदन पाल थे, और कोटा के यहाँ राजा राव राम सिंह रहे थे, और झालावाड़ में यहाँ का राजा पृथ्वी सिंह था। और साथ ही यदि हम मेवाड़ की बात करें तो यहाँ के राजा स्वरूप सिंह थे, और पॉलिटिकल एजेंट मेजर शावर्स था। तो राजस्थान में सर्वप्रथम स्वरूप सिंह ने ही अंग्रेज़ों की सहायता की थी। राजस्थान में इस क्रांति की शुरुआत की जो खबर हमें मिलती है वो मेरठ से राजस्थान के गवर्नर एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस को भिजवाई गई थी, और लॉरेंस को ये खबर 19 मई को मिली थी, और उन्होंने ये खबर यहाँ पे मिली थी। और उसके बाद में राजस्थान में जो सबसे पहले हमें विद्रोह की सूचना मिलती है वो 28 मई को मिलती है।
1857 की क्रांति के समय राजपूताना में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी। पहली नसीराबाद में थी और ये नसीराबाद में जो छावनी थी ये लगभग अजमेर से 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। दूसरी छावनी नसीराबाद से 120 मील की दूरी पर नीमच में थी। तीसरी सैनिक छावनी नसीराबाद से 60 मील की दूरी पर देवली में थी। चौथी छावनी अजमेर से 35 किलोमीटर की दूरी पर ब्यावर में थी। पांचवी छावनी अजमेर से 100 मील की दूरी पर एरनपुरा में थी और छठी छावनी उदयपुर से लगभग 50-60 मील की दूरी पर खेरवाड़ा में थी। और इन सभी छावनियों में लगभग 5,000 भारतीय सैनिक थे और किसी भी छावनी में यूरोपीय सैनिक नहीं थे। राजस्थान में मेरठ में हुए सैनिक विद्रोह की सूचना एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई 1857 को मिली थी और इस समाचार के प्राप्त होते ही राजस्थान के सभी राज्यों के नरेशों को सख्त निर्देश दे दिए गए थे कि वे अपने अपने राज्यों में शांति व्यवस्था कायम रखें और अपने राज्यों में विद्रोहियों के प्रवेश पर रोक लगा दें। यदि किसी तरह विद्रोहियों ने राज्य में प्रवेश किया हो तो उनको तुरंत बंदी बना लिया जाए। तो राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी के समक्ष अजमेर की सुरक्षा व्यवस्था की विकट समस्या थी, क्योंकि अजमेर शहर में ब्रिटिश सत्ता का गोला बारूद और सरकारी खजाना और संपत्ति बड़ी मात्रा में विद्यमान थी। यदि इस समय सभी सामग्रियों पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया होता तो विद्रोहियों की सैन्य शक्ति काफ़ी मजबूत हो जाएगी, ऐसा उन्हें डर था। तो अजमेर में भारतीय सैनिकों की 2 कंपनियां विद्यमान थी, लेकिन एजीजी को इन दोनों कंपनियों की विश्वसनीयता पर संदेह हो रहा था। इसी समय अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी स्थित थी। ये इन्फेंट्री कुछ समय पहले ही मेरठ से यहाँ आई थी। अतः एजीजी ने विचार किया कि कहीं ये इन्फेंट्री विद्रोह की भावना अपने साथ में न लाई हो। अतः उसने इस इन्फेंट्री को तुरंत नसीराबाद जाने का निर्देश दे दिया और ब्यावर से 2 मेर रेजिडेंट आने का आदेश भेजा। इसके पश्चात उसने डीसा से एक यूरोपियन सैनिक टुकड़ी को भेजने को लिखा। कोटा पल्टन को भी तुरंत आने के आदेश दिए। उस प्रकार राजस्थान में संभावित विप्लव से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पर हमें सूचना मिलती कि 28 मई 1857 को दोपहर में तोप खाने के सैनिकों को अपने साथ मिलाकर तोपों पर उन्होंने अधिकार कर लिया। 2 दिन तक 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने सभी गतिविधियों से स्वयं को दूर रखा और इस तरह से हमें यहाँ पर क्रांति की शुरुआत जो है वो नसीराबाद से दिखाई देती है। नसीराबाद में हुए विद्रोह का समाचार नीमच पहुंचा तो नीमच की सैनिक छावनी का अधिकारी कर्नल एबॉट अत्यंत सहम गया, लेकिन उसने सभी भारतीय सैनिक अधिकारियों को अपने कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलवाई और इसके बाद 2 जून 1857 को कर्नल एबॉट ने सभी सैनिकों को परेड मैदान में एकत्रित कर उन्हें ये सूचना दी कि उनके भारतीय अधिकारियों ने वफादार रहने की कसम खाई है, अतः उनके सैनिकों को भी वफादार रहना चाहिए। नीमच के विद्रोहियों ने सैनिक छावनी में लूटपाट की और वहाँ से चल दिए। मार्ग में चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा यहाँ के सरकारी बंगलों को लूटते हुए उन्होंने सभी जला दिए। इसके बाद शाहपुरा पहुँचे। वहाँ के शासक ने विद्रोहियों को 2 दिन तक आश्रय प्रदान किया और उनके लिए रसद आदि की व्यवस्था उपलब्ध करवाई।
इसके बाद विप्लवकारी निम्बाड़ा पहुँचे। वहाँ की जनता ने और सामंत वर्ग ने इनको भारी सम्मान दिया। दूसरे दिन वे निम्बाड़ा से आगे चलकर देवली पहुँचे। देवली की छावनी में भी लूटमार की गई। देवली से रवाना होकर विद्रोहियों ने टोंक में जाकर डेरा बनाया और वहाँ की जनता ने भी इनका बड़े जोश से स्वागत किया। अतः स्थान स्थान पर विप्लवकारियों की संख्या में वृद्धि होती जा रही थी और इसके बाद विप्लवकारियों ने आगरा की तरफ प्रस्थान किया। मार्ग में कोटा कंटिंजेंट का हिस्सा भी इन विप्लवकारियों से मिल गया। सभी विप्लवकारी दिल्ली के लिए रवाना हुए और दिल्ली के सभी विप्लवकारियों के साथ उन्होंने ब्रिटिश सेना पर आक्रमण कर दिया। तो जब नीमच के विद्रोही निम्बाड़ा से देवली की तरफ बढ़े थे, तभी मेवाड़ के कप्तान शावर्स ने मेवाड़ की एक सैनिक टुकड़ी को विद्रोहियों का पीछा करने के लिए चित्तौड़ की तरफ जाने का आदेश दिया। स्वयं नीमच के लिए रवाना हुए और इस तरह से विप्लवकारियों के मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया। लेकिन लॉरेंस के लिए अजमेर की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक थी, क्योंकि अजमेर में काफ़ी मात्रा में सैन्य सामग्री थी। अतः उसने सैन्य शक्ति को न भिजवाने की सूचना भिजवाई, लेकिन शावर्स ने स्वयं भी अपने सैनिकों के साथ विद्रोहियों का पीछा किया और शाहपुरा पहुंच गया था। शावर्स भी मेवाड़ की सरकारी सेना के साथ नीमच पहुंचा। इस समय तक विप्लवकारियों ने नीमच छोड़ दिया था, आगे बढ़ गए थे और 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। नीमच में इस समय विभिन्न प्रकार की अफवाहें भी फैल रही थी। कोटा, बूंदी और मेवाड़ के भारतीय सैनिक नीमच में थे। मेवाड़ की सेना में यह अफवाह जोर पकड़ रही थी कि अंग्रेज उनके धर्म को समाप्त करना चाहते हैं तथा सैनिकों को जो आटा दिया जाता है उसमें हड्डियों के चूरे का मिश्रण है। इस खबर से मेवाड़ के सैनिकों ने भी विद्रोह करने का निर्णय ले लिया। इस स्थिति में मेवाड़ के सेनानायक सहीवाला अर्जुन सिंह को शावर्स ने स्थिति को संभालने का भार सौंपा और अर्जुन सिंह ने उस आटे की रोटी बनवाई और सभी सैनिकों के समक्ष रोटियों को खाया, जिससे सैनिकों को विश्वास हो गया और उन्होंने विद्रोह की भावना त्याग दी। आगे हम देखते हैं कि जोधपुर में भी विप्लव की बात हमें दिखाई देती है। जोधपुर के महाराजा मानसिंह, जिनकी निसंतान मृत्यु होने पर महाराजा तख्त सिंह ने सत्ता संभाली। महाराजा तख्त सिंह से अनेक सामंत नाराज थे, क्योंकि उन्होंने मारवाड़ के लोगों की परवाह नहीं की थी और अपने साथ ईडर से आए गुजरातियों को प्रशासन में बड़े बड़े पदों पर नियुक्त कर दिया था। इस सबसे सामंत महाराजा तख्त सिंह से रुष्ट हो गए थे। इसके अतिरिक्त महाराज ने अपने सामंतों से रेख और इसके अलावा नजराना देने का भी निर्देश दे दिया था। हुक्मनामे की राशि भी बढ़ा दी थी। सामंतों की नाराज़गी इन सभी कारणों से और बढ़ गई थी। उन्होंने रेख और चाकरी देना बंद कर दिया था। तख्त सिंह ने ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के परामर्श पर विद्रोही सामंतों के गांवों पर कब्जा कर लिया था और ये सारा वहाँ पर तख्त सिंह ने कुशाल सिंह के विरुद्ध सेना भेजी, लेकिन ये कुशाल सिंह का कुछ भी बिगाड़ नहीं सके, क्योंकि उनके साथ गूलर, आसोप, आलणियावास आदि के सामंतों का सहयोग था। इसी समय भारत में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह फैल रहा था। 1857 ईस्वी के अगस्त के महीने में एरनपुरा से जोधपुर लीजियन की एक सैनिक टुकड़ी आबू में अभ्यास के लिए आई हुई थी। इस सैनिक टुकड़ी को नसीराबाद में हुए विप्लव का समाचार ज्ञात हुआ, तो उसने 21 अगस्त 1857 को विद्रोह कर दिया और आबू में रहने वाले अंग्रेज अधिकारियों पर आक्रमण कर दिया। इस टुकड़ी ने आबू प्रस्थान किया और एरनपुरा पहुंची। एरनपुरा में जोधपुर लीजियन के सभी सैनिकों ने विद्रोहियों के साथ मिलकर एरनपुरा स्टेशन में लूटमार की। इसके पश्चात सभी विद्रोहियों ने मारवाड़ का रास्ता पकड़ा और दिल्ली की तरफ चले गए थे और साथ ही विद्रोहियों ने पाली आगमन का समाचार आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मिला, तो वह विद्रोहियों को अपने साथ आहुआ ले गए और गूलर के ठाकुर विशन सिंह आदि के
तथा अनेक ब्रिटिश विरोधी सामंतों ने अपनी अपनी सेना के साथ आउवा प्रस्थान किया। आउवा खेजड़ला के ठाकुर को भी आउवा आने का निमंत्रण दिया, लेकिन उसने स्वयं न आकर अपनी सेना भेज दी और संभवतः मेवाड़ के सलुम्बर, रूपनगर आदि की सेना भी आउवा पहुंची थी। महाराजा तख्त सिंह ने विद्रोहियों और विरोधी सामंतों को सबक सिखाने के लिए सिंघवी कुशल राज के कमान की एक फौज आउवा भेजी। इस सेना ने बम्बई की 12वीं रेजिमेंट का अंग्रेज अधिकारी हीथकोट भी इसमें शामिल था और महाराज तख्त सिंह की फौज और विद्रोहियों तथा आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह की संयुक्त सेना के मध्य 8 सितंबर 1857 को आउवा से 3 मील दूर बिठोरा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें जोधपुर की राजकीय सेना को हार का सामना करना पड़ा। लेफ्टिनेंट हीथकोट को भी युद्ध छोड़कर भागने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस संघर्ष में जोधपुर किले का किलेदार अनाड़ सिंह और 76 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी और इस प्रकार जोधपुर की सेना का गोला बारूद और तोपें विद्रोहियों को मिल गई थी और फिर आउवा की तरफ ये रवाना हुए थे और 18 सितंबर को विद्रोहियों और जॉर्ज लॉरेंस के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में लॉरेंस ने विद्रोहियों को किले से भागने के लिए बाध्य किया, लेकिन इस संघर्ष में लॉरेंस को भीषण अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। इस संघर्ष में उस समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कप्तान मैकमैसस कुछ सैनिकों सहित युद्ध स्थल में पहुंच गया था, लेकिन विद्रोहियों के बिगुल से धोखा खा गया और विद्रोहियों के शिविर में पहुंच गया। विद्रोहियों ने उसकी हत्या कर दी और उसके शव को किले के दरवाजे पर लटका दिया। जॉर्ज लॉरेंस अजमेर वापस आ गया और इसके बाद 1857 में जोधपुर लीजियन के विद्रोही सैनिकों ने आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को छोड़कर पीपाड़ और नारनौल के मार्ग से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। इसी समय मेवाड़ और मारवाड़ में भी विद्रोहियों ने सामान्य जनता से सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किए और 13 सितंबर 1857 को डीसा के विद्रोही नेता रसालदार, शेख मोहम्मद बख्श आदि सभी हिंदू और मुसलमान सिपाहियों के नाम से मारवाड़ और मेवाड़ की आम जनता ने विद्रोहियों को शरण और सहयोग देने की अपील की। तो ये स्पष्ट है कि मेवाड़ मारवाड़ के सामंतों ने भी विद्रोहियों को समर्थन प्रदान किया और आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने मेवाड़ के सलुम्बर के रावत केसरी सिंह को विद्रोहियों को सहायता प्रदान करने के निर्देश भिजवाए। साथ ही दिल्ली से सैनिक सहायता आने के संबंध में भी लिखा। तो इसी तरह के अनेक पत्र ठाकुर खुशहाल सिंह ने सलुम्बर रावत केसरी सिंह को भी लिखे और इन सभी पत्रों को मेवाड़ के देवगढ़ के रावत रणजीत सिंह ने ब्रिटिश अधिकारियों को सुपुर्द कर दिए। एजीजी जॉर्ज लॉरेंस ने डीसा और नसीराबाद की सेना को ब्रिगेडियर होम्स के कमान में आउवा की ओर भेजा और जॉर्ज लॉरेंस आउवा की हार का बदला लेने के लिए तत्पर था। इस सेना में जोधपुर की राजकीय सेना भी थी। जोधपुर की सेना का नेतृत्व जोशी हंसराज के पास था और ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने 20 जनवरी 1858 को आउवा पे धावा बोल दिया। दोनों के बीच युद्ध हुआ। इसी युद्ध में ठाकुर खुशहाल सिंह ने सलुम्बर रावत को पत्र द्वारा सूचना भिजवाई कि वह सलुम्बर आ रहा है। ठाकुर खुशहाल सिंह ने हार को समीप देखकर किले की रक्षा अपने छोटे भाइयों को सौंपी और 23 जनवरी 1858 को वो रात के समय वहाँ से बचकर निकल गया और मेवाड़ से सलुम्बर आ गया। ठाकुर खुशहाल सिंह के पलायन के पश्चात उसके छोटे भाई ने ब्रिटिश फौजों के साथ 5 दिन तक संघर्ष किया। छठे दिन अंग्रेजों ने आवे के किलेदार को लालच दिया, जिससे किलेदार ने किले का फाटक खोल दिया। ब्रिटिश सेना ने किले में प्रवेश करके उस समय अपना कब्जा जमा लिया। तो ये सब लूटपाट और ये सारी चीज़ें हमें आउवा के युद्ध के दौरान देखने को मिलती है। गोला बारूद से आउवा के किले को ध्वस्त कर दिया। अंग्रेज़ों ने बदले की भावना से आउवा के निवासियों पर भी
अत्यंत जुल्म किए थे। तो नसीराबाद में हुए विद्रोह का समाचार संपूर्ण राजस्थान में फैल गया था। उदयपुर का वातावरण भी उस समय अत्यंत तनावपूर्ण था। ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह का वातावरण सर्वत्र व्याप्त था और इस तनावपूर्ण वातावरण में ब्रिटिश सरकार और महाराणा दोनों को ही सामंतों से भय था, अतः दोनों को एक दूसरे का साथ देना आवश्यक हो गया था। वार्तालाप के पश्चात कप्तान शावर्स ने सभी विरोधी सामंतों को पत्र लिखे और इसमें लिखा गया कि वह उनकी गतिविधियों की व्यक्तिगत रूप से जांच करेगा और जो सामंत विद्रोह में सहभागी होगा या विद्रोह करेगा तो उसे ब्रिटिश सत्ता का विरोधी माना जाएगा। नीमच के विद्रोह के कारण 40 औरतें और बच्चे वहाँ के पलायन कर गए थे। इसी तरह से सलून केसरी सिंह भी महाराणा से बदला लेने के अवसर की तलाश में था और इसीलिए उसने महाराणा को लिखा कि यदि 8 दिन में उसके छीने गए परंपरागत अधिकारों को वापस नहीं किया तो मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़ में उसके प्रतिद्वंदी को मेवाड़ का शासक बना दिया जाएगा। महाराणा ने तुरंत इस पत्र के संबंध में शावर्स को सूचित किया। इसके साथ खेरवाड़ा में स्थित मेवाड़ कोर के सुप्रिंटेंडेंट कर्नल बुक ने शावर्स को सूचना भिजवाई। सलूम्बर का रावत खेरवाड़ा की सैनिक छावनी पर आक्रमण करने के लिए अन्य सामंतों को भड़का रहा है, अतः शावर्स ने केसरी सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे धमकी दी यदि वह महाराणा के विरुद्ध किसी भी गतिविधि में अपना योगदान देगा तो उसके ठिकानों से उसे अपदस्थ कर राजपुताना से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस पत्र के प्राप्त होते ही केसरी सिंह ने उत्तर भेजा कि उसके शत्रुओं ने उसके विरुद्ध झूठी अफवाहें फैला दी है और वह महाराणा के विरुद्ध किसी भी गतिविधि में संलग्न नहीं है। और इस समय यदि हम भारत में देखें तो विद्रोहियों के नेता तात्या टोपे राव साहब 23 जून 1858 को अलीपुरा नामक स्थान पर अंग्रेजों के हाथों परास्त हो गए थे। वहां से भागकर राजपुताना की ओर आए। इन विद्रोहियों को मारवाड़ और मेवाड़ के सामंतों की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों की पूर्ण जानकारी थी, अतः उन्हें विद्रोही सामंतों से ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सहयोग की उम्मीद थी। इसी आशा के साथ वो 9000 सेना के साथ तात्या टोपे ने मेवाड़ में प्रवेश किया और मांडलगढ़ पहुंचा। तात्या टोपे नीमच की ओर जाने को उत्सुक था, लेकिन मेजर टेलर ने उसे आगे बढ़ने नहीं दिया और फिर यदि आगे देखें तो समय समय पर विद्रोहियों को सहायता और आश्रय प्रदान किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मेवाड़ में वातावरण तनावपूर्ण हो गया था। मेवाड़ के महाराणा को भी सामंतों ने उनकी भी कोई विशेष परवाह नहीं की थी। उनके निर्देशों की अवहेलना करके विद्रोहियों को समर्थन दिया। ये सारी चीज़ें हमें इस तरह से मिलती है। राजस्थान के अन्य राज्यों में भी सैनिकों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था। भरतपुर में भी विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी थी। मथुरा में हुए विद्रोह का पूर्ण प्रभाव भरतपुर में पड़ा। भरतपुर के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया था। और यदि हम देखें नीमच के विद्रोह के बाद भरतपुर के महाराजों को आशंका हुई कि भरतपुर में ब्रिटिश अधिकारियों को कर्तव्य पालन करते हुए नीमच के विद्रोही भरतपुर पर धावा ना बोल दें, तो महाराज ने मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी और वो भरतपुर उन्होंने छोड़ दिया था। संपूर्ण विद्रोह की अवधि में भरतपुर में भी विद्रोह का वातावरण बना रहा था। धौलपुर में भी विद्रोहियों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था और इसी प्रकार टोंक में भी सेना ने विद्रोह कर दिया था। नवाब की सेना की जो टुकड़ी जयपुर जा रही थी उससे विद्रोहियों ने टोंक से जाने नहीं दिया था। 1857 के विद्रोह का अंत सबसे पहले दिल्ली से प्रारंभ हुआ था और 21 सितंबर 1857 ईस्वी को मुग़ल सम्राट बहादुर शाह, उसकी बेगम जीनत महल और उसके पुत्र को बंदी बना लिया गया था। बाद में रंगून भेज दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने 1858 ईस्वी में लखनऊ पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया था और इस प्रकार जून 1858 तक अधिकांश क्षेत्रों पर अंग्रेज़ों का पुनः प्रभुत्व स्थापित हो गया था। अंग्रेज़ों की सेना ने अपने अनुशासन तथा निपुण सेना नायकों के कारण विद्रोह का अंत
करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। अंत में तात्या टोपे को फांसी लगाने के बाद ही विद्रोह पूर्णतः समाप्त हुआ था। इस विद्रोह के काल में राजस्थान के सभी शासकों ने ब्रिटिश सर्वोच्चता को ही प्राथमिकता प्रदान की थी। अतः अंग्रेजों ने ये सोचा कि उनकी उदार नीति और न्यायपूर्ण नीति के कारण ही देशी रियासतों के शासकों ने ब्रिटिश सरकार के विद्रोह काल में भी सहयोग प्रदान किया है। लेकिन ब्रिटिश सत्ता की ये भूल थी, क्योंकि मुगल शासन और मराठा लूटमार के कारण राजस्थान आर्थिक बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। अतः शासकों ने मुगलों और मराठों को सहयोग देना अपने हित में नहीं माना और इसीलिए अंग्रेजों को सहयोग देते रहे। दूसरी ओर राजपूत शासकों की दूरदर्शिता भी इसमें प्रमुख थी। वास्तव में राजपूत शासकों की शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी थी कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता भी शेष नहीं बची थी और वह अपने सामंतों के उद्दंड रवैये से भी अत्यंत त्रस्त हो चुके थे। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विद्रोह की अवधि में सामंतों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी, अतः सामंतों की सफलता से वह अत्यंत भयभीत थे। तो राजस्थान की आम जनता में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह की भावना पर्याप्त मात्रा में थी। जनता शासकों से नेतृत्व की उम्मीद कर रही थी, लेकिन शासकों ने आम जनता का साथ नहीं दिया। राजस्थान की जनता ब्रिटिश सरकार से काफ़ी असंतुष्ट थी और राजस्थान की जनता में अंग्रेज़ों के विरुद्ध व्यापक नाराज़गी व्याप्त थी। और लेकिन नसीराबाद में विद्रोह के काफ़ी समय तक जनता ने विद्रोहियों का समर्थन प्रदान किया और राजस्थान में 18 राज्य थे और सभी राज्यों के मध्य संगठन नाम मात्र का भी नहीं था। अतः राजस्थान में विद्रोह की असफलता के भी अनेक कारण हैं, जिसमें मुख्य कारण राज्यों में एकता का पूर्णतः अभाव था। राजपूत शासकों ने उदयपुर के महाराणा से विद्रोहियों को समर्थन और नेतृत्व प्रदान करने की आशा की थी और इसी उद्देश्य से उन्होंने पत्र व्यवहार किया था, किंतु महाराणा ने जनता और शासकों की आशाओं पर पानी फेर दिया था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी विद्रोह के अंत में सहायक थे। राजस्थान के विद्रोहियों का रणकौशल अंग्रेजों के समान उच्च कोटि का नहीं था। अंग्रेजों के पास यूरोपीय तरीके का उत्तम श्रेणी का युद्ध प्रशिक्षण था और वे रणनीति और कूटनीति में भी कुशल थे। इसके विपरीत विद्रोही केवल मरना ही जानते थे। उनके पास न तो युद्ध प्रशिक्षण था और न ही उनके पास धन, रसद और हथियार आदि पर्याप्त थे। इन सब की कमी थी। इसके विपरीत अंग्रेजों के पास स्वयं के साधनों के अतिरिक्त राजस्थान के सभी शासकों की सैन्य सामग्री और सैनिक भी उपलब्ध थे। इस विद्रोह का राजस्थान में इसका परिणाम क्या निकला, तो राजस्थान में 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जो पुकारा जाता है, ये विद्रोह पूर्णतः असफल सिद्ध हुआ, लेकिन इसके परिणाम अत्यंत दूरगामी और उल्लेखनीय थे। इसके परिणाम में भी भारतीय इतिहास को नया दिशा मार्ग प्रदान किया। इस विप्लव को असफल बनाने का पूर्ण श्रेय देशी राज्यों के शासकों को दिया जाता है। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के साथ सहयोग करके इस विप्लव की बाढ़ पर बांध का काम किया। उनको बाद में अपने इस कार्य के लिए पुरस्कार भी मिले थे। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने घोषणा करते हुए देशी नरेशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की संधियों के आगे